हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज़। तो जर्नल एंट्रीज़ क्या होती है, जर्नल एंट्री क्यों बनाई जाती है, तो क्यों बनाई जाती है तो ये अगर आपको पता करना है तो मैंने पहले वीडियो में अपने बनाया है अकाउंटिंग बेसिक में जर्नल एंट्री को क्यों बनाया जाता है। एक्सप्लेन किया है कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उससे जर्नल एंट्री बनती है, जर्नल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट और उसी फाइनल अकाउंट से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है जिससे गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है। तो इसकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मेरी फर्स्ट वीडियो में है अकाउंटिंग बेसिक, तो उसमें आप जाके सर्च करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो में मैं जर्नल एंट्री बताऊंगा। देखिए, जर्नल एंट्री की इम्पॉर्टेंस अकाउंट में सबसे ज़्यादा है। जर्नल एंट्री हर जगह काम आती है। आप 11 स्टैंडर्ड में हैं, 12th स्टैंडर्ड में हैं तो 12th में भी काम आएगी, 11 में भी काम आएगी। आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, आप कोई काम करते हैं अकाउंट का बाहर तो वहाँ भी काम आएगी। आप टैली सीख रहे हैं तो ये वहाँ भी काम आएगी। तो जर्नल एंट्री आपकी हर जगह काम आएगी। देखिए, जर्नल एंट्री की जो मीनिंग होती है, तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू साइड। दिस इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वेयर एवरी ट्रांजेक्शंस इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि हर लेन देन में दो पक्ष होते हैं, यानी कि दो साइड होते हैं। एक जैसे रिसीवर होता है तो एक गिवर होता है। जैसे मैंने किसी से कोई एसेट्स परचेज़ करी तो वो एसेट्स का गिवर है, या किसी को एसेट्स सेल करी या गुड सेल किया तो वो एसेट्स का रिसीवर है। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई एसेट्स मेरे पास या गुड्स आ रहा है तो गुड्स आ रहा है, अगर किसी को मतलब परचेज़ किया तो गुड्स आ रहा है, और किसी को एसेट्स या गुड्स सेल करी तो गुड्स मेरे पास से जा रहा है या एसेट्स जा रही है। या तो एक्सपेंसेस होंगे या तो इनकम्स होंगे, तो एक को हमें डेबिट करना पड़ेगा और एक को क्रेडिट करना पड़ेगा। एक बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा ताकि अकाउंट आगे चल के बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो जर्नल का मतलब वैसे तो होता है डेली रूटीन, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो ट्रांजेक्शन्स को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। अब जर्नल एंट्री चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले यहाँ पे ये है कि जैसे एक हिंदी में सेंटेंस है, राम स्कूल जाता है। अब अगर इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसका आइडेंटिफाई ये किया जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। विदाउट टेंस इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट है या फ्यूचर है। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका हम रूल इसमें अप्लाई कर देंगे कि राम गोज़ टू स्कूल। इसी तरीके से यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जब जर्नल एंट्री होती है तो ट्रांजेक्शन जो मेरा दिया रहता है, तो ट्रांजेक्शन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स है। जैसे यहाँ पे ये है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम या परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब ये राम से गुड्स यहाँ पे 10,000 का परचेज़ किया हुआ है। अब इसको जर्नलाइज़ करना है, एक को डेबिट करना है तो दूसरे को क्रेडिट करना है। तो उसको यूं ही नहीं हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे। अब जर्नल एंट्री करने के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जर्नल एंट्री करने के लिए कि जब जर्नल एंट्री हम इसकी बनाएंगे तो ये देखेंगे ये कौन से अकाउंट के दायरे में आता है। ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो ये वो अकाउंट नहीं होते हैं जो बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते हैं। करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है या रिकरिंग अकाउंट है या एफडी अकाउंट है, वो अकाउंट हमारे दूसरे हो गए। ये गोल्डन रूल वाले अकाउंट होते हैं जो 3 अकाउंट होते हैं। तो अकाउंट को पहले यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वो अकाउंट का रूल इसमें अप्लाई करके आप जर्नल एंट्री बना लेंगे। देखिए, जर्नल एंट्री इम्पॉर्टेंस है क्यों, जर्नल एंट्री की ज़रूरत है क्यों। जैसे यहाँ पे एक शॉपकीपर है, अब ये जनरल मर्चेंट का काम करता है, ये शॉपकीपर है, इसकी जनरल मर्चेंट की शॉप है, यानी राशन वगैरह जैसे हो गया उसकी यहाँ पे ये शॉप है। और ये यहाँ पे एक रमेश नाम के आदमी हैं, ये इनका घर है और ये इनके यहाँ से राशन लाते हैं मंथली। एक रजिस्टर इन्होंने बना लिया है, एक रजिस्टर इसने बना लिया है। इसमें सब मंथ का जो भी राशन लाते हैं उसका रिकॉर्ड करते हैं, ये अपने यहाँ ये अपने यहाँ। जैसे 12,000 रुपीज़ का मंथली हुआ तो 12,000 यहाँ पे हो गया। मंथ होने के बाद इन्होंने पेमेंट कर दिया, जैसे 10,000 का पेमेंट कर दिया तो 2,000 इनका बैलेंस बचा, और 10,000 इन्होंने दे दिया तो 2,000 इनका बैलेंस बचा। अब देखिए, अकाउंट प्रिपेयर कौन करेगा। देखिए, रमेश तो पर्सनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, इनका मेन बिज़नेस कुछ और होगा।
तो अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, ये शॉपकीपर करेंगे। तो ये तरीके से अगर ये रिकॉर्ड रखेंगे तो ये जर्नल एंट्री नहीं बना पाएंगे। देखिए जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री के तरीके से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मेरा कहने का मकसद है कि अगर ये तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो ये फर्दर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। यानी जर्नल एंट्री के बाद जो लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनता है, फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जिससे हमें प्रॉफिट पता चलता है, उसी प्रॉफिट से टैक्स निकलता है। तो इस तरीके से वो फर्दर अकाउंट, वो जो आगे के अकाउंट हैं, वो प्रिपेयर नामुमकिन है होना। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का जो रूल बताया गया है वो पूरे इंडिया में सिमिलर है, सिमिलरिटी है। चाहे आप यूपी में काम मतलब यूपी में काम करें, चाहे एमपी में काम करें, चाहे यूपी के सिटीज़ लखनऊ में काम करें, कानपुर में काम करें, हर जगह एक ही रूल है। अगर लखनऊ में अलग कोई रूल होता तो लखनऊ में जो जर्नल एंट्री सीखते तो वो कानपुर में कहीं काम ना कर पाते, लखनऊ तक लिमिट हो जाते। अगर यूपी का अलग अकाउंट होता जर्नल एंट्री का और एमपी का अलग होता तो वो सिर्फ यूपी में ही वर्क करते और यूपी के बाहर वो काम करने के लायक ना होते। तो इसलिए पूरे इंडिया में एक ही जर्नल एंट्री का रूल है। आप कहीं भी सीखेंगे तो वो पूरे इंडिया में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, अब देखिए जो रूल होते हैं, जो अकाउंट होते हैं, तो वो अकाउंट है, तो एक है पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे एक पर्सनल अकाउंट है और जो सेकंड अकाउंट है वो है इम्पर्सनल। ये इम्पर्सनल अकाउंट हो गया। इम्पर्सनल अकाउंट को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक रियल अकाउंट, इसे एसेट्स अकाउंट भी बोलते हैं, और एक नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का वैसे नाम लिया नहीं जाता है। अब देखिए गोल्डन रूल्स यहाँ पे समझा रहे हैं। तो सबसे पहला जो अकाउंट है वो है मेरा पर्सनल अकाउंट। देखिए जो पर्सनल अकाउंट है तो वो पर्सन से बना है। पर्सन मतलब कोई पर्सन हो गया, कोई आदमी हो गया। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जो रियल पर्सन होते हैं जो उनको लिया जाता है, जैसे यहाँ पे राजू हो गए, दीपक हो गए और अनीता हो गई वगैरह वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। एक यहाँ पे सेकंड होता है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कोई फर्म होती हैं। जैसे कोई भी आदमी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो उसको उसका जो है एक बिज़नेस का नाम रखना पड़ेगा, या ख़ुद के नाम पे अपना बिज़नेस रखे, या कोई इंग्लिश का अट्रैक्टिव नेम रखे, मतलब नेचर ऑफ बिज़नेस के नाम से, और उसी के हिसाब से बिज़नेस को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, उसी के हिसाब से बिज़नेस के अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरी कोचिंग चलती है तो मेरी कोचिंग का मैंने नाम रखा है बबर नकवी कॉमर्स कोचिंग, और ये कोचिंग मैंने खोली है, मैं कोचिंग का ऑनर हूँ। तो यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन को ट्रीट किया जाएगा। तो बबर नकवी कॉमर्स कोचिंग अलग मानी जाएगी और मैं अलग माना जाऊँगा, और जो भी अकाउंट प्रिपेयर होंगे तो वो मेरी फर्म के अकॉर्डिंग होंगे, यानी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग होंगे, यानी बबर नकवी कॉमर्स कोचिंग के अकॉर्डिंग अकाउंट मेंटेन होंगे। एक्चुअल में बबर नकवी कॉमर्स कोचिंग कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन एज अ पर्सन ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसे मेरी जितनी भी फर्म होती हैं, जैसे जो कंपनी है, कोई फर्म है मेरी, कोई शॉप है, जैसे किसी भी तरीके की शॉप है, कोई स्कूल है, ठीक है, कोई कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, एकेडमिक है, एकेडमी है, जैसे यहाँ पे क्लिनिक है, तो वगैरह वगैरह सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब इसी के अंदर। कोई बैंक है, बैंक भी इसी के दायरे में आ जाता है, यहाँ पे बैंक है। उसके अलावा थर्ड एक होता है जो कैटेगरी होती है, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का आज काम नहीं है, तो इसे क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसका रूल हमारा क्या होता है? इसका रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर। जो भी बंदा पर्सन
कोई चीज़ को रिसीव करेगा तो उसको डेबिट करेंगे, जैसे गुड्स को रिसीव कर रहा है, एसेट्स को रिसीव कर रहा है, कैश को रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट करेंगे। और क्रेडिट द गिवर, जो भी गिवर होगा कोई भी चीज़ का तो उसको क्रेडिट करेंगे। देखिए सेकेंड अकाउंट है यहाँ पे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो दूसरा नाम होता है तो वो एसेट्स अकाउंट भी होता है, तो ये एसेट्स अकाउंट को रियल अकाउंट भी बोलते हैं। एसेट्स अकाउंट अगर यहाँ पे देखें तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था अकाउंटिंग बेसिक में कि एनुअल और कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल से एक बारीकी के साथ एनुअल और कैपिटल एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन किया है, उसमें जाके देख लीजिएगा। खैर यहाँ पे भी थोड़ा सा उसको इन शॉर्ट बताए दे रहे हैं 2-3 जो है सेंटेंस में। एसेट्स हमारे वो होते हैं यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो एक बार किए जाएँ, जो 1 साल से ज़्यादा यूटिलाइज़ हों, 1 साल से ज़्यादा हमें बेनिफिट दें, वो मेरे एसेट्स होते हैं। और एनुअल एक्सपेंसेस हमारे वो होते हैं जो 1 साल के अंदर यूटिलाइज़ हो जाएँ, चाहे 1 टाइम किए जाएँ, चाहे 100 टाइम, चाहे 12 टाइम, चाहे 1000 टाइम, 1 साल से एक्सीड ना हो तो वो मेरे एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। अब एसेट्स में यहाँ पे आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। ये जो मेरे ऑफिस इक्विपमेंट हैं वो आ जाएंगे। अब ऑफिस इक्विपमेंट में क्या होता है, जैसे डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, कंप्यूटर को डेस्कटॉप बोलते हैं, जैसे लैपटॉप है, एसी है, और ये सब मतलब जितनी चीज़ें हैं सब ऑफिस इक्विपमेंट में आएंगी। ठीक है। और इसमें मेरे पास कैश आ जाएगा और डीलिंग ऑफ बिजनेस गुड्स भी इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है। और फर्नीचर हो ही गया है वगैरह वगैरह। इसका रूल मेरा क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ बिजनेस में आएगी वो डेबिट होगी, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो चीज़ बिजनेस से जाएगी वो क्रेडिट होगी। देखिए थर्ड अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट भी आज का टॉपिक नहीं है, तो नॉमिनल अकाउंट अभी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन बता देते हैं। नॉमिनल में सारे एनुअल एक्सपेंसेस और एनुअल इनकम आ जाते हैं, 1 साल के अंदर जो यूटिलाइज होते हैं वो मेरे नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रांजैक्शंस हमारे जो हैं वो कौन कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। वैसे देखे जाए तो सैकड़ों तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन के तौर पे हम वर्कर को वेजेस दे रहे हैं, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, कमीशन अलाउड कर रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे नहीं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। मेरा मतलब है एक होता है कैश ट्रांजैक्शंस, और सेकंड होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। क्रेडिट और कैश जो है ट्रांजैक्शंस दोनों को अलग अलग इसका डिफरेंस आना बहुत ज़रूरी है। और ये गुड्स और एसेट्स को परचेज़ और सेल करने से रिलेटेड वहाँ पे समझना है इसका डिफरेंस, है ना। सैलरी एलडी से नहीं समझना है कि सैलरी वेजेस कैश दिया तो वो अलग बात है। आप एसेट्स और गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो उससे आपको ये देखना है, इसका डिफरेंस यहाँ पे देखना है। कैश ट्रांजैक्शंस वो होता है कि ट्रांजैक्शंस के वक्त अगर कोई गुड्स या एसेट्स परचेज़ करिए तो कैश जाएगी, सेल करिए तो कैश आएगी, यानी कैश ट्रांजैक्शंस में कैश आती है या जाती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में कोई भी एसेट्स या गुड्स परचेज़ किया या सेल किया है तो ना तो कैश आई है ना तो गई है। अब एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस जो है वो हमें पहले से रिकॉर्ड मिलते हैं, यानी इन पास्ट में होते हैं, तो सेंटेंस से हमको पता लगाना होता है ट्रांजैक्शंस के सेंटेंस से कि ये कैश है या क्रेडिट है। अगर इसका डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तो जर्नल एंट्री बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स या एसेट्स, परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन है तो ये कैश ट्रांजैक्शंस है। गुड्स या एसेट्स सोल्ड टू दीपक फॉर कैश,
इससे भी आसान समझना है क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन्स है। गुड्स या एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट वर्ड मेंशन है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है। गुड्स या एसेट्स सोल्ड टू दीपक ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे भी क्रेडिट वर्ड मेंशन है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें कैश या क्रेडिट मेंशन नहीं होता है, तो उसमें हमको कंफर्म ये करना पड़ता है, पता ये लगाना होता है कि ये कैश है या क्रेडिट है। जैसे मसलन मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स परचेज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स परचेज, ये लिखा है गुड्स परचेज 10,000 का। अब इससे हमें कंफर्म करना है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट है। इसमें देखिए दो चीज़ों की मिसिंग है, एक मिस है कैश या क्रेडिट नहीं मिस यहाँ पे दिया हुआ है, और दूसरा अगेंस्ट पर्सन जिससे गुड्स परचेज़ किया जाता है वो मिस है। तो यहाँ पे हमें ये कंफर्म करना है, यहाँ पे डायग्नोज करना है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट है। एसेट्स भी लिखा हो सकता है तब भी यही बात होगी, सोल्ड भी लिखा हो सकता है तब भी यही बात होगी। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें नहीं गिवन है। तो देखिए अगर इसे क्रेडिट यहाँ पे से क्रेडिट अगर ट्रांजेक्शन्स मानेंगे तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में हम किसके नाम उधारी चढ़ाएंगे, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स अगर इससे अज्यूम करेंगे तो किसी भी बंदे का नाम नहीं लिखा है, तो आदमी किसका चढ़ाएंगे, किस आदमी का नाम चढ़ाएंगे, तो इसीलिए इसी जो कंडीशन में इसको कैश ट्रांजेक्शन्स माना जाता है। तो यानी कि एसेट्स या गुड्स परचेज लिखा है खाली 10,000, तो ये कैश ट्रांजेक्शन्स है। एसेट्स या गुड्स खाली सोल्ड लिखा हुआ है, तो ये मेरा कैश ट्रांजेक्शन्स है। ये दोनों कैश ट्रांजेक्शन्स माने जाएंगे। इसी तरीके से गुड्स या एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम राम लिखा है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स माना जाएगा, जबकि इसमें कैश या क्रेडिट नहीं है, इसमें अगेंस्ट बंदे का नाम लिखा हुआ है, तो इसे हम क्रेडिट मान सकते हैं, राम के नाम पे हमें चढ़ाएंगे है। ठीक है, इसको क्रेडिट इसलिए और भी मान रहे हैं कि राम का नाम क्यों दिया है, इसीलिए तो दिया है कि राम का नाम आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स एसेट्स सोल्ड टू दीपक। अब देखिए इसमें कैश या क्रेडिट नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी हम उधार ही ट्रांजेक्शन्स मानेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देखिए ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री इसीलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें छूट जाती हैं समझना। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करके इसको समझते हैं। इस पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेक या प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीपक लिमिटेड। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन्स डेट है 2025 से 2026, अप्रैल 1 है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स परचेज या परचेज गुड्स भी बोल सकते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000। और सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीपक लिमिटेड। पहला डेट का कॉलम होगा, ये डेट का कॉलम होगा यहाँ पे। ठीक है, डेट के बाद पर्टिकुलर,
पार्टिकुलर जो कॉलम होता है तो ये हॉरिजेंटल होता है, तो ऊपर वर्ड लिखा जाता है तो वो डेबिट होता है, नीचे थोड़ा सा मार्जिन देके यहाँ पे क्रेडिट होता है। फिर लेजर फोलियो होता है, लेजर इसके बाद बनता है, तो वो रियल में जो काम होता है तो लेजर फोलियो में उसमें काम होता है प्रोफेशनल वर्क में। तो फोलियो मतलब होता है पेज नंबर, लेजर मतलब होता है लेजर का पेज नंबर, मतलब लेजर के जो पेज पे ट्रांसफ़र होगा तो वो पेज नंबर इसमें पड़ता है। ठीक है, ये वर्टिकल हो गया, ये डेबिट अमाउंट हो गया, यहाँ पे वर्ड्स लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे उसका अमाउंट, और ये क्रेडिट अमाउंट हो गया, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट कर दिया। तो ट्रांजेक्शन्स पहला देखिए हमें यहाँ पे समझना है। सबसे पहले डायग्नोस ये करना है, डिटेक्ट ये करना है, आइडेंटिफाई ये करना है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम लिखा है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ रफ वर्क बता रहे हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रफ वर्क, आप ना भी करें बस इसको समझ लीजिए, ये रफ वर्क है। सबसे पहले देखिए हर जो है ट्रांजेक्शन्स में दो पहलू होते हैं, एक रिसीवर होता है, गिवर होता है। सबसे पहले तो इसमें कैश नहीं जा रही है क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो इसमें जो ओनर है, ओनर का नाम है दीपक, दीपक लिमिटेड। दीपक गुड्स का क्या है, दीपक गुड्स जो है परचेज कर रहा है राम से, तो दीपक इज़ रिसीवर ऑफ गुड्स। ठीक है, दीपक गुड्स का रिसीवर है। ठीक है, दूसरा पहलू क्या है, राम क्या है, राम इज़ गिवर ऑफ गुड्स, राम गुड्स का गिवर है। देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, पर्सनल अकाउंट में किसी भी बंदे को अगर हम डेबिट करते हैं तो वो डेटर्स हो जाता है, यानी वो हमें पैसे देगा। पर्सनल अकाउंट में किसी को क्रेडिट करते हैं तो वो क्रेडिटर्स हो जाता है, यानी हमसे पैसे लेगा। मसलन ये मान लीजिए कि राम को गुड्स हमने उधार सेल किया है, तो राम पर्सनल अकाउंट में रिसीवर है तो राम को हमने डेबिट कर दिया। तो इसीलिए ये रूल बना है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अभी देखिए समझ में आ जाएगी ये बात। ये तो जो ओनर होता है तो ओनर को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, ओनर को यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ओनर को अगर हमने डेबिट कर दिया, ओनर यानी फर्म को डेबिट कर दिया, अगर हमने फर्म को डेबिट कर दिया तो फर्म अगर डेबिट हो गई तो डेटर्स हो गई, तो फर्म क्या खुद ही से पैसे लेगी, अगर क्रेडिटर्स हो गए तो क्या फर्म खुद ही को पैसे देगी। तो इसीलिए यहाँ पे ओनर का नाम नहीं लिखते हैं, अगेंस्ट पर्सन का नाम लिखते हैं। हर ट्रांजेक्शन्स में दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू फिर क्या इफ़ेक्ट होगा यहाँ पे जब ओनर का नाम हटा दिया। तो देखिए जब यहाँ पे मैं गुड्स परचेज़ कर रहा हूँ तो गुड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो गुड्स इज़ कमिंग इनटू द बिजनेस, गुड्स इज़ कमिंग। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि गुड्स कौन सा अकाउंट होता है, तो गुड्स मेरा रियल अकाउंट होता है। अभी आपको पहले बताया कि गुड्स हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ बिजनेस में आएगी तो वो डेबिट होगी, तो गुड्स को हम डेबिट कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे अकाउंट और ये डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राम कौन सा अकाउंट है, राम मेरा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जो भी गिवर होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन देते हैं और यहाँ पे राम लगा देते हैं, पर्सनल के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं और क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे हमने किसी को अच्छा बोला है तो इसका मतलब वो बुरा नहीं है, तो अगर हमने यहाँ पे डेबिट लिख दिया है तो क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये क्रेडिट ही है, तो क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। ठीक है ये क्रेडिट ही सेकेंड रो। अब ये अमाउंट लिख देंगे 10,000। अब आपके मन में एक बात ये आ रही होगी कि मैंने इसको परचेज़ क्यों नहीं किया। देखिए परचेज़ कर सकते हैं, परचेज़ इसलिए कर सकते हैं एज अ नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है, तो परचेज़ एक एक्सपेंसेस है तो उसको डेबिट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, तो हम इसको और दूसरी तरीके से अच्छी जो तरीके से बताने के लिए मैं अभी यहाँ पे इसको गुड्स लिख रहे हैं, लेकिन ये आएगा बाद में परचेजिंग, अभी इसे गुड्स आप मानिए। ठीक है, अब यहाँ पे डेट डाल दीजिए 2025 से 2026 अप्रैल 1 ये, उसके बाद बीइंग गुड्स परचेज जनरेशन है, फॉर भी लिख सकते हैं, फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, इसे फिर ऐसे क्लोज कर दीजिए। तो ये क्रेडिट परचेज़ की हो गई एंट्री। तो यहाँ पे देखिए परचेज़ का बनाया, परचेज़ में ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अप्रैल 3,
यहाँ लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू राहुल 20,000। अब यहाँ पे राहुल को गुड्स उधार सेल कर रहे हैं, देखिए क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल की एंट्री बना रहे हैं, यहाँ पे ये सेल्स की एंट्री है। अब सेल्स की एंट्री यहाँ पे देखिए ये सेल्स की बना रहे हैं। तो ये राहुल को गुड्स सेल किया, तो राहुल यहाँ पे क्या है, गुड्स का रिसीवर है। राहुल इज़ रिसीवर ऑफ गुड्स। गिवर हैं यहाँ पे कौन है, दीपक लिमिटेड, लेकिन दीपक लिमिटेड का नाम नहीं लिखेंगे, दीपक लिमिटेड है। तो यहाँ पे जो दूसरे पर्सन है तो उनको क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है, जब गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स इज़ गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, गुड्स जो है वो बिज़नेस से जा रहा है, ठीक है। गुड्स इज़ गोइंग फ्रॉम द बिज़नेस, ये बिज़नेस से जा रहा है। अब राहुल हमारे पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में जो भी रिसीवर होता है उसे हम डेबिट करते हैं, तो राहुल को हम डेबिट करेंगे। और गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आएगी वो डेबिट की जाएगी, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट की जाएगी। देखिए लिखेंगे सेल्स आगे, लेकिन अभी हम इसको गुड्स लिख रहे हैं। सेल्स इनकम होती है तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्रेडिट लिखी जाती है। अब ये कितने का गुड्स सेल किया हुआ है, 20,000। अब ये अप्रैल 4 हो जाएगी। देखिए नरेशन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन्स बताते हैं। अप्रैल 5। अब यहाँ लिखा हुआ है गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम, आगे लिखा हुआ है फॉर कैश। देखिए राम से गुड्स परचेज़ किया है, कैश है। फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखिए, उसमें भी मैंने यहाँ पे यही लिखा था कि जो गुड्स परचेज़ किया था वो राम से किया था, इसमें भी राम से गुड्स परचेज़ किया है, लेकिन फ़र्स्ट वाला क्रेडिट था और ये 5 अप्रैल वाला हमारा कैश ट्रांजेक्शन है। दोनों में गुड्स आ रहा है, दोनों में राम गिवर है, लेकिन ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो अब यहाँ पे एक बात ये होती है कि जैसे मैंने किसी से कोई बुक परचेज़ करी, 50 रुपीज़ की कोई बुक किसी से परचेज़ करी यहाँ पे, तो 50 रुपीज़ उस बुक वाले ने मेरे नाम के आगे लिख दिया कि बबर, उधारी डाल दी, ये क्रेडिट परचेज़ करी। दोबारा फिर गए, फिर हमने 50 रुपीज़ की फिर कैश परचेज़ करी, अब वो मेरा नाम क्यों चढ़ाएगा? अगर वो हर चीज़ रिकॉर्ड रखता है तो रुपीज़ रिकॉर्ड रख लेगा, लेकिन मेरा नाम क्यों चढ़ाएगा? मेरा नाम क्रेडिटर्स में क्यों डालेगा? नाम की एंट्री मेरी क्यों करेगा जब कैश दे दिए, जब मुझे कुछ देना नहीं है? तो जब कैश ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो पर्सन के नाम को इग्नोर करेंगे, हमें पर्सन के नाम से मतलब यहाँ पे नहीं है कैश ट्रांजेक्शन्स में। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या किया है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो ये परचेज का क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स था, ये परचेज का कैश ट्रांजेक्शन्स है। देखिए एक बात यहाँ पे है, गुड्स चाहे आप क्रेडिट परचेज करें चाहे कैश परचेज करें, दोनों ही कंडीशन में गुड्स इज़ कमिंग इनटू द बिजनेस, गुड्स आ रहा है, गुड्स इज़ कमिंग। गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि कैश इज़ गोइंग। देखिए रिसीवर यहाँ पे अभी भी राम ही है, ठीक है, गिवर राम ही है, लेकिन राम का नाम नहीं लिखेंगे। तो दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल ये होता है कि जो चीज़ आती है वो डेबिट, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, और कैश भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स होता है जो चीज़ आएगी वो डेबिट, और कैश भी रियल अकाउंट के अंदर आता है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब ये अप्रैल 5 है, ये इसका अमाउंट डाल देते हैं 10,000, ये यहाँ पे 10,000 अमाउंट, नरेशन आप लोग कर लीजिएगा। फॉर ये बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, ठीक है। अब यहाँ पे है अप्रैल 7, ये लास्ट एंट्री है, तो गुड्स सोल्ड टू राहुल, ठीक है, तो यहाँ पे राहुल को गुड्स सेल किया फॉर कैश। अब ये कैश ट्रांजेक्शन्स है, राहुल को गुड्स कैश यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो सेल के क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ये था गुड्स का, और सेल का डेबिट वाला ट्रांजेक्शन्स ये था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, चाहे गुड्स को क्रेडिट सेल्स करें चाहे कैश सेल्स करें, दोनों कंडीशन में गुड्स जाएगा। गुड्स इज़ गोइंग फ्रॉम द बिजनेस। यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे राहुल रिसीवर थे, यहाँ पे भी राहुल रिसीवर हैं, लेकिन यहाँ पे जब सेल करेंगे तो कैश आएगा, कैश इज़ कमिंग। कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, गुड्स भी रियल अकाउंट होता है। तो रूल क्या होता है
कि जो चीज़ आती है वो डेबिट, तो कैश इज़ कमिंग, कैश इट विल बी डेबिटेड। एंड गुड्स इज़ गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे चल के सेल बताएंगे यहाँ पे। और ये डेट 7 अप्रैल है और ये 20,000 रुपीज़ इधर, 20,000 रुपीज़ इधर। देखिए आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे, पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा और पार्ट 2 में इसके आगे का बताएंगे। ये है जर्नल एंट्री का बेसिक। ठीक है।